नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं जी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 11th क्लास की एक कंबाइंड वीडियो में मैंने आपको टॉपिक दे दिया था, जिसमें आपको सेंट्रल प्रॉब्लम और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी उस टॉपिक में करवाया है मैंने। तो भैया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जा करके देख लो, फिर चैप्टर 2 को स्टार्ट करना भैया। तो सीधा चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी आपका प्लानिंग इन इंडिया, या जो भी आपकी देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग हुई, योजनाएं बनी, उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है जो आपको घटनाएं बताता है 1950 से 90 तक की, यानी 1950 से लेकर 90 तक हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए उनको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भैया। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज हमारे बीच में वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देश देखो आज़ाद होता है, कब आज़ाद हुआ देश? 15 अगस्त 1947 को। तो देश जब आज़ाद हुआ तो देश के सामने कुछ बेसिक चैलेंजेस थे जो उसको फेस करने थे। तो भैया कुछ चैलेंजेस तो पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, जैसे कि हमें देश में एकता को बनाए रखना था, एकता अखंडता को बनाए रखना। बट हमें पॉलिटिकल से रिलेटेड चैलेंजेस हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ उन 3 चैलेंजेस में से एक चैलेंज पढ़ना है जो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, और वो था देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बच्चों कि हमारी जीडीपी जो ग्रोथ करती थी वो लेस देन 2% थी, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। पूरा एक एक चीज आपको चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है भैया। तो चैप्टर नंबर 1 देख लेना, तब आपको एकदम सही सही समझ आएगा कि चैप्टर 2 में हम क्या चेंजेस लाने वाले थे देश में। ठीक है भाई, तो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है भाई? तो देखो देश के सामने जो हमारे नए नेता आए, नए लीडर्स आए, इन लीडर्स के सामने था भी एक प्रॉब्लम कि हमें देश को आगे कैसे बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आप संसाधन बच गए थे, आपको पता है देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पाकिस्तान निकाल दिया हमने अलग। तो ऐसे में लास्ट में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बचे, इन रिसोर्सेज के लिए हमें कुछ प्री प्लान गोल्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, प्री स्पेसिफाइड गोल्स आपको डिटरमाइन करने पड़ते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का सही ढंग से बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए आप कुछ पॉलिसीज फॉर्म करते हो। क्या बनाते हो जी? अपने लिए कुछ पॉलिसी या प्लानिंग बनाते हो। तो इस पॉलिसी और प्लानिंग को ही हम क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देश के सामने भी चुनौती थी देश को आगे बढ़ाने की, तो हमने भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? प्लानिंग का रास्ता अपनाया, प्लान किया हमने। अब देश के लिए प्लानिंग करी तो इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ पे सेटअप किया गया भैया। योजना आयोग बोला जाता है इसको, योजना आयोग। अब पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। तो देखो जी देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसके कुछ टाइम बाद ही जैसे इलेक्शन हुए हमारे देश में, तो इलेक्शन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद 1950 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन है इसको सेटअप किया गया। अब देखो जी प्लानिंग कमीशन बना दिया, इसका काम था देश के डेवलपमेंट के लिए आपको प्लानिंग करना, अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना। तो इस प्लानिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हेड भी होना चाहिए। इसका चेयरपर्सन कौन होगा जी? तो इसके चेयरपर्सन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम इसके चेयरपर्सन बनते हैं भैया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे आजाद भारत के पहले? तो आपको नाम याद रखना है जी, जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे चाचा नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू। तो इनको पहला चेयरपर्सन बनाया गया, इसको चेयरमैन बनाए गए। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हमारा प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू जी ने तो नहीं बनाया होगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे भाई, इसको बनाने वाले कौन थे? तो आपका क्वेश्चन बनता है हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो भैया इसके आर्किटेक्चर जो थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है भैया। इनका नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इनका नाम था भैया, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। तो आपको वैसे पीसी महालनोबिस याद रखना है। तो इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, प्लानिंग कमीशन को बनाया और देश में अलग अलग प्लानिंग्स के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करवाया। ठीक है जी, तो इतना आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आपसे बनेगा करंट का क्वेश्चन कि हमारी टोटल प्लानिंग कितनी हुई। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि टोटल आपकी 12 प्लानिंग्स होती है। लास्ट प्लानिंग जो आपकी चली थी ये 2012 से लेकर 2017 की प्लानिंग थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। लास्ट प्लानिंग 12th प्लानिंग हमारी चलती है 2012 से लेकर 2017 तक, और इसी प्लानिंग के बीच में 2014 में
2014 में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हार जाती है और एक नई पार्टी हमारे देश के सामने आती है बीजेपी। अब बीजेपी आई, एक नई पार्टी आई, अब वो नई चीजें करेगी। तो भैया इसने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके रख दिया जी नीति आयोग। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्लानिंग कमीशन का नाम क्या हो गया है अब, नीति आयोग। कब हुआ जी ये 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया जी, आपका नीति आयोग। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा जी, नीति आयोग, एक तो ये बनेगा कि प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ, 1 जनवरी 2015 से, और नीति आयोग कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 2015 से। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो यहां से पूछेगा वो पूछेगा जी ये नीति की फुल फॉर्म बताओ, नीति की फुल फॉर्म बताओ जी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीति की फुल फॉर्म बताओ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर। तो यहां से ये सारे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका चेयरपर्सन कौन होता है जी, इसका हेड कौन होता है, तो इसके चेयरपर्सन भी कौन होते हैं जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपसे पूछेगा कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो हर कोई जानता है जी नरेंद्र, जो भी दामोदर मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। ये सारी चीजें एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो भैया वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जी। अब चलिए जी बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे कि हम प्लानिंग क्यों कर रहे थे, क्या उद्देश्य थे हमारे सामने। तो देश के सामने भैया कई सारे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को दूर करना था, जिसमें सबसे पहला चैलेंज आता हमारा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी में हमें क्या चाहिए थी, ग्रोथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं हम इसे, आर्थिक समृद्धि बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, आर्थिक समृद्धि, यानी हमें जीडीपी में इंक्रीमेंट चाहिए था, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना था। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया कि हमारे देश की जो जीडीपी जो ग्रोथ करती थी वो लेस देन 2% की रफ्तार से हमारी जीडीपी ग्रोथ करती थी। तो भैया ये बहुत ही निराशाजनक सूचक था। तो भैया हमें एक तरह से अपनी जीडीपी में इंक्रीमेंट लाना था। इसके लिए हमने क्या किया भैया, लेस देन 2% को इंक्रीज करने के लिए हम देखो जी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज करना चाहते थे। अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इससे आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी। तो यही हमारा मेन मोटिव था कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सके। अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो लोगों तक, जो गरीब लोग हैं उन सभी लोगों तक वो चीजें पहुंच पाएंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहला मोटिव था हमारा कि इकोनॉमी में जो जीडीपी लेस देन 2% थी उसको बढ़ाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में ज्यादा प्रोड्यूस की जाए। तो इसके लिए आपने अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करी, अलग अलग तरीकों से आपने जीडीपी ग्रोथ करने की कोशिश करी। इस सभी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या कदम उठाए हमने जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, हमने किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में नए बीजों का इस्तेमाल किया, नए सीड्स का यूज किया, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई। ठीक है जी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा जीडीपी ग्रोथ। दूसरा यहां पे हमारा बनता है जी सेल्फ रिलायंस। देखो जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। अब कोई इंसान अगर किसी पे निर्भर होगा ना तो देखो उसकी बातें माननी पड़ेगी। मान लो जैसे आप लोग हो, आप बच्चे हो, आप अभी निर्भर हो किस पे, अपने पेरेंट्स पे। जो माँ बाप बोलते हैं आपको वो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता भाई। तो सेम ऐसी हालात यहाँ पे इंडिया के हो गए थे। इंडिया ने 1965 में भैया एक वॉर लड़ी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये वॉर हुआ। और सेम इसी टाइम पे ही इंडिया में ड्रॉट्स भी पड़ गए, सूखा पड़ गया भाई, अकाल पड़ गया। तो ऐसे में एक तरफ तो पैसा यहां भी जा रहा था, दूसरा यहां सूखा पड़ गया। और इससे पहले 1962 में भी हमने एक वॉर लड़ी थी। तो ऐसे लगातार वॉर लड़ने की वजह से और ड्रॉट्स पड़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी में फूड क्राइसिस आ चुके थे। फूड क्राइसिस आने से क्या हुआ भैया, फूड क्राइसिस आने से हम ऐसे में मदद मांगने जाते हैं किसके पास, अमेरिका के पास, यूएसए के पास। अब अमेरिका हमारी मदद करने को तैयार तो हो गया, बट उसने कहा बच्चे हम आपकी मदद करेंगे बट आपको हमारी पॉलिसीज माननी पड़ेगी। तो भैया उनकी पॉलिसीज क्या थी, उन्होंने कहा कि जो ये आप मिक्स्ड इकोनॉमी अपना के बैठे हुए हो इसको आप कृपया करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज कर दीजिए, यानी जो पूंजीवाद अमेरिका में था उसको आप अपने देश में अपना लीजिए। ये पहला उन्होंने बोला। दूसरा जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान
नाटो का मेंबर होने की वजह से, नाटो क्या है, अमेरिका का एक ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान उसका मेंबर है, तो भैया अमेरिका ने कहा कि भैया ये पाकिस्तान पे अटैक करना आप बंद कर दो, तो भैया उल्टा अटैक पाकिस्तान पे कर रहा था और हमें अमेरिका ये काम दे रहा कि भैया तुम उन पे अटैक मत करो। तो भाई ऐसे हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, तो इस चीज को रोकने के लिए हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ा, देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ा। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी बोल रहे हैं ना कि भैया मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाओ, कि दूसरे के डिपेंड ही ना रहो, आत्मनिर्भर भारत बनो। तो ये आत्मनिर्भर भारत आज मोदी जी आज का नहीं बोल रहे, ये पहले टाइम से हमारी एक ऑब्जेक्टिव रहा है। आज़ादी से हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, बट आज भी हम कई चीज़ों के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, और जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो उसकी पॉलिसीज़ हमें माननी पड़ती हैं, उसकी पॉलिसीज़ हमारे पॉलिसीज से इंटरफेयर करती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस होना एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट था भैया हमारा मॉडर्नाइजेशन। तीसरा पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण कैसे आधुनिक हो गए भैया? तो आधुनिकीकरण होने का दो तरीके होते हैं भैया। एक तो आप टेक्नोलॉजी में चेंज लाओ। अब टेक्नोलॉजी में कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हम इंद्रदेव के नाम के यज्ञ करे जाते थे, भगवान को पूजा करते जाते थे और सोचते थे कि भैया इंद्रदेव खुश होकर के बारिश करवा देंगे। बट हमें ये तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं पता थी कि भैया हाँ हम कुछ और तरीके से भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैनाल्स डेवलप कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तो भैया देश आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो आपके आज़ाद भारत के मंदिर हैं वो कौन है जी? डैम्स हैं। यानी डैम्स का यूज़ करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया, तो ये स्लोगन दिया था कि आज़ाद भारत के मंदिर अब हैं डैम्स। तो इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करो, टेक्नोलॉजी में चेंज लाओ, HYV सीड्स का यूज़ करो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इनका यूज करके आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा सकते थे एग्रीकल्चर में। और ये हुआ भी, जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे HYV सीड्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से तब बताऊंगा आपको। तो जी टेक्नोलॉजी में चेंज करो। दूसरा जो सोशल आउटलुक है आपका, सोशल आउटलुक जो सामाजिक नजरिया है हमारा, उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत थी जी। हमारे देश में तो कई लोग ऐसे थे जो खेती में, एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज़ के लिए मना करते थे। उनका कहना होता था कि भाई ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, हमें मशीनों का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए डैम बनाना पसंद नहीं करते थे कि भैया नदियों को रोकना, नदियों के पानी को बहना, जो चीज़ प्राकृतिक तौर पर चल रही है उसको रोकना गलत है। तो कई सारे हमारी सोशल आउटलुक थे कि भैया भगवान के नाम के यज्ञ करेंगे तो भगवान बारिश करेंगे। तो हमें इस सामाजिक नजरिए में भी बदलाव लाना था। इसी को कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन। क्या कहा जाता है? ये मॉडर्नाइजेशन। नेचर की पूजा करनी चाहिए, बट आप नेचर भरोसे बैठे रहोगे तो ऐसे में ह्यूमंस कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। लास्ट पॉइंट है जी इसमें हमारा चौथा जो ऑब्जेक्टिव था वो था इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जी समानता, यानी देश में हमें समानता लानी थी, इक्विटी लानी थी। अब देखो जी, ये तो सबको पता है जी देश किस तरह से बटा हुआ है रिच और पुअर्स के बीच में। कुछ लोग जो रिच हैं और बहुत सारे लोग जो पुअर्स हैं, इनके बीच के डिफरेंस को हमें क्या करना था जी? कम करना था। तो ये आज से नहीं बोल रहे हम, ये हम आज़ादी से बोल रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करो। बट आज तक देखो ये चीज़ हमें अचीव ही नहीं हो पाई। रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो कभी खत्म नहीं हो सकता जी। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक गलती कर दी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू इक्वलिटी तो दिया कि भैया कोई कुछ करेगा तो सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, बट इन्होंने रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। स्टार्टिंग में जब देश नया आज़ाद हुआ, नया देश बना, तो सबके पास रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए थे जी? इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए थे। फिर तो भैया बनता है ना कि भाई सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हैं। अब आप तुम्हें राइट टू इक्वलिटी दे रखा है, जो काम करेगा, मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। बट इन्होंने क्या किया? रिसोर्सेज कुछ हैंड्स में दे दिए और सबको इक्वली रिसोर्सेज नहीं दिए, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। आज भी हमारे देश में अनइक्वलिटी है। अब इस इक्वलिटी को लाने के लिए क्या किया जाता है? तो रिच लोगों पे बेसिकली हम क्या करते हैं? टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और पुअर पीपल्स को हम क्या करते हैं जी? सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। इन दो तरीकों से आपका कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाती है। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि एक बार जो यहाँ बैठा होगा बंदा, वो क्या यहाँ नीचे आने की कोशिश करेगा? कभी नहीं। वो कभी चाहेगा कि उसका जो नौकर है वो उसके बराबरी में आके बैठे? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक समस्या है हमारे देश के सामने, इक्विटी। इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने देश में प्लानिंग शुरू करी। तो भैया अब बढ़ते हम सीधा कि हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया वो कब से कब
किस टाइम पीरियड में चलाया। तो बढ़ते हैं जी, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुई जी, इसकी डेट याद रखना जी, 1951 से लेकर 1956 से। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च तक चला था जी, 1956 तक। ठीक है, 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारी किस के ऊपर बेस्ड थी? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड थी जी। सबको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमने सबसे पहली 5 ईयर प्लान अपनी स्टार्ट करी। अब देखो जी, कोई 5 ईयर प्लान बनाई गई तो इस प्लान को मॉडल किसने दिया था? तो भैया ये एक मॉडल बेस्ड था, हार्वर्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। एक आपके अर्थशास्त्री थे, अंग्रेज थे ये, इन्होंने ये मॉडल तैयार करके दिया कि हमें इस मॉडल के थ्रू अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। हार्वर्ड डॉमर मॉडल, आपको नाम याद रखना है जी। इस प्लानिंग में हमने एक अचीवमेंट रखी थी, एक गोल रखा था अपना कि हम इतना इस रफ्तार से बढ़ेंगे। तो देखो जी, अभी तक हम लेस देन 2% थे, तो हमने जो टारगेट रखा था वो था 2.1% की, भैया 2 से 1% ज्यादा लाके दिखाएंगे, 0.1% एक्स्ट्रा लाके दिखाएंगे इस बार। बट जो हमें अचीव हुआ भैया, ये काफी अच्छा अचीवमेंट था हमारा। 3.6% की हमारी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे होती है। तो आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हैं कि पहली 5 ईयर प्लान कब से कब तक चली, किसके ऊपर बेस्ड थी, किसने ये मॉडल तैयार किया, क्या एक गोल रखा था और क्या उसकी अचीवमेंट हमें मिलती है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान पे। तो फर्स्ट की जगह हम यहाँ पे सिर्फ कर देंगे जी सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर की प्लान डेट चेंज हो गई जी, 1956 से ये हो गया जी 1961 में। 1961 में जी किसके ऊपर बेस्ड था ये बेस्ड था जी हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ये मॉडल बेस्ड था। अब ये मॉडल हमारे सामने कौन लेके आते हैं जी? इस मॉडल को हमारे सामने लेके आते हैं हमारे पीसी महालनोबिस, जो हमारे आर्किटेक्चर थे, किसके? हमारी भैया इकोनॉमिक प्लानिंग के पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने भैया इसका आपको मॉडल दिया सेकंड 5 ईयर प्लान का। इसमें भी हमने फिर अचीवमेंट रखी। पिछली बार हमें कितना मिला जी? 3.6। तो हमारे हौसले बुलंद, हमने रख दिया जी इस बार गोल 4.5%, और हमें मिला कितना? तो इस बार हमें पहले से कम मिला जी। हमने जो अचीवमेंट रखी थी, गोल रखा था, उतना नहीं मिल पाया। बट 3.6 से तो ज्यादा हुए, बट उतना नहीं हो पाए जितना हम सोच रहे थे। अब ये क्यों नहीं हो पाए भैया? सिंपल सी लॉजिक दिया जाता है इसके पीछे कि भैया इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी और आप उसमें अचानक एकदम इंडस्ट्रीज को लेके आ गए, तो भैया एकदम से तो कोई भी चीज नहीं होएगी ना, टाइम लगेगा। तो इंडिया ने एक गलती करी कि भैया उनको सेकंड 5 ईयर प्लान भी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस रखनी थी और एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रांग बना देना था अपना कि भैया सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हमारी। ठीक है जी, तब हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़ती। बट हमने जल्दीबाजी करी और इंडस्ट्रीज को ले आए। तो ये हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान की डेट है। ऐसे हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा चलता है जी, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा चला जी 1961 से 66 में। 5-5 साल के प्लान थे। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये दोबारा से हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए कि जब हमें समझ आ गया कि भैया इंडस्ट्रीज में काम नहीं बनेगा, हम वापस एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर गए। अब इसके भी मॉडल देने वाले थे कोई बंदे, इस यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। आपको पहली 2 5 ईयर प्लान्स का पूछेगा और इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी टोटल कितनी 5 ईयर प्लान्स हुई। तो भैया आपकी टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हुई। और उसके बाद इसने नाम चेंज कर दिया था किसका? नीति आयोग का। 5-5 साल की आपकी प्लानिंग चल रही थी। तो 5 ईयर प्लान्स, आपको ये इतनी कहानी समझ में आती है जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा भैया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर आएगी। होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।